13 सितंबर सन 2008 सीरियल बम धमाके से दिल्ली दहल उठी। शाम 6 से 6:30 बजे के बीच 5 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए। 30 लोग मारे गए तो 130 लोग घायल हुए। उससे पहले भी देश के अलग अलग सूबों और शहरों में बम धमाके हुए थे। अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर भी धमाकों से सहम चुका था और उन धमाकों की जिम्मेदारी एक नया संगठन ले रहा था। संगठन का नाम था इंडियन मुजाहिदीन। आखिर कौन है ये ग्रुप? कहां से कंट्रोल होता है ये संगठन? कुछ सुराग नहीं लग रहा था। लाशों पर लाशें बिछ रही थी। गोश्त के लोथड़े कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में बिखर जाते। पूरे देश में सरकार, सुरक्षा व्यवस्था, स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की थू-थू होने लगी। 19 सितंबर सन 2008 सुबह 9:30 बजे दिल्ली जामिया नगर के बटला हाउस के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की 9 रुकनी टीम रवाना हुई। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की अगुवाई में एक और टीम बटला हाउस के लिए रवाना हुई। निशाने पे थी बटला हाउस की A-18 बिल्डिंग, जिसमें छात्र रहते थे। तकरीबन 11 बजे पुलिस ने धावा बोल दिया। तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। पुलिस का दावा है कि जब उन्होंने छापा मारा, अंदर से गोलियां चलने लगी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की गई। आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए। मोहम्मद सैफ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शहजाद अहमद और हारिस खान भाग निकले। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। बाद में उनमें से एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि फ्लैट में मौजूद छात्रों का सीरियल बम धमाकों में हाथ था और वो इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर हैं। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद माहौल गर्म हो गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा, असातिज़ा और बटला हाउस की आवाम ने एनकाउंटर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई। कोई पुलिस की कार्रवाई पर तारीफ के पुल बांध रहा था तो कोई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था। बटला क्या है? बटला हाउस, बटला हाउस। It was so painful, saddening कि क्या है? कोई व्यक्ति जाकर के हमारी रक्षा के लिए कॉमन मैन की अपना मार्टरडम दे तो उसको ये कहना कि तो पुलिस वालों ने मार दिया। फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहाँ गोली लगना नामुमकिन है। उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात। और स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट का पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो मंथन के लिए विशेष रूप से सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के पास हम और हमारे नेता मुलायम सिंह छोड़ के आए। राष्ट्रीय एकता परिषद में बटाला हाउस का जो सभी लोगों ने मामला उठाया है इस चीज को जिम्मेवारी से और पूरा कंफ्यूजन सोसाइटी में हो रही है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी होम मिनिस्टर साहब को पहले भी कहा था ये बात उठ रही है, इसको दूध का दूध पानी का पानी, इसकी जांच हो जानी चाहिए। एक और इनकलाब आएगा और इस मुल्क से सो कॉल्ड सेकुलर जो बने हुए हैं
जो इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन है, मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में एक अनार्की फैला रहे हैं। मुसलमानों को स्टेट टेररिज्म हम इसको समझते हैं अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। क्या हैं वो सवालात जो दिल्ली पुलिस के दावों और अखबारात में शाये हुई खबरों के बाद खड़ी होती हैं? नंबर 1, पुलिस को खबर मिली कि बटला हाउस A18 में कुछ लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, इसलिए पुलिस छापा मारने गई थी। नंबर 2, पुलिस को खबर मिली कि बटला हाउस A18 में कुछ लोग हैं जो मशकूक हैं। खबर के बाद पुलिस महज जांच करने गई थी। अगर पहला दावा सही है, यानी पुलिस छापा मारने गई थी, तो बिल्डिंग और आसपास के इलाके खाली क्यों नहीं कराए गए? दबिश से पहले खुद सुपुर्दगी के लिए अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? जब पुलिस इतने बड़े आतंकवादियों के यहाँ छापा मारने गई थी, तो पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? शरीर के घाव पर भी उठे सवाल। आतिफ और साजिद की जो आखिरी तस्वीरें सामने आईं, उस पर भी सवाल उठ रहा है। साजिद के सर के ऊपरी तरफ गोलियों के निशानात थे। ऐसा लग रहा था कि उसको घुटने के बल बिठाकर गोली मारी गई हो। आतिफ की पीठ की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी पुश्त की चमड़ी उधेड़ ली गई हो। इनकाउंटर को फर्जी बताने वाले समझ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर से पहले टॉर्चर किया है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उनके सामने से खून या गोली लगने के निशानात उस तस्वीर में नहीं थे जो बिल्डिंग के नीचे उतरते वक्त ली गई थी। लोग ये समझ रहे हैं कि मोहन चंद शर्मा को गोली पीछे से मारी गई है और पीछे तो पुलिस ही रही होगी। मैगजीन तालका से बातचीत में एम्स के डॉक्टर ने बताया था कि इंस्पेक्टर शर्मा के बदन में से कोई गोली या कोई खारजी जर्रा नहीं निकला। कहा यह गया कि जख्मी होने के बाद जिस होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, वहां गोली निकाल दी गई होगी और फिर गोली इधर उधर हो गई। ये सवाल आज भी ऐसे ही खड़ा है कि इंस्पेक्टर शर्मा को किस हथियार से गोली मारी गई। इनकाउंटर को फर्जी बताने वाले कहते हैं कि ये गोली इसलिए गायब कर दी गई क्योंकि हो सकता है कि ये गोली सरकारी बंदूक से चली हो। सवाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी उठे क्योंकि आतिफ, साजिद और इंस्पेक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट RTI के तहत मांगी गई तो एम्स ने देने से इनकार कर दिया। ये भी एक बड़ा सवाल है। शहजाद और आरिस के भागने पर भी सवाल उठे। पुलिस के मुताबिक छापे के वक्त ये फ्लैट में मौजूद थे। सवाल ये है कि जब नीचे आने का एक ही रास्ता है और पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है, तो दो लोग भाग कैसे गए? सवाल ये भी है कि मौके वारदात 1-2 दिन के बाद इतनी खुल कैसे गई कि लोग आकर फोटो खिंचवाने लगे, जबकि देखा जाता है कि छोटे छोटे मामलात में भी पुलिस घेराबंदी कर देती है और वहां छानबीन कई दिन तक जारी रहती है। क्या पुलिस को मजीद सबूतों की जरूरत नहीं थी या वहां कोई सबूत थे ही नहीं? कहा यह भी जाता है कि 13 सितंबर सन 2008 बम धमाके के बाद वजीर दाखिला शिवराज पाटिल को एक ही दिन 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम में अलग अलग कपड़े में देखा गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शिवराज पाटिल पर फटा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जिस वक्त देश आतंकवाद से जूझ रहा हो, गृह मंत्री कपड़े बदलने में मसरूफ हैं। ऐसे में वजीर दाखिला ने आनन फानन में कार्रवाई का हुक्म दिया और ये गाज जामिया के तलबा और आजमगढ़ के नौजवानों पर गिरी। इस इनकाउंटर के बाद एक तरफ ये सवाल उठ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को उठाया जाने लगा। किसी को ये कहकर बुलाया गया कि सिर्फ जानकारी लेनी है, किसी को ये कहकर गिरफ्तार किया गया कि 2 दिन में छोड़ देंगे, लेकिन छूटा कोई नहीं। गिरफ्तार और मारे गए लोगों में एक चीज सिमिलर थी, वो ये कि तकरीबन सभी उत्तर प्रदेश के मशहूर जिला आजमगढ़ के थे। वो आजमगढ़ जिसे ऋषि मुनियों की सरजमी कहा जाता है। पूरे आजमगढ़ में दहशत फैल गई। ये दहशत गर्दों की दहशत नहीं, ATS और STF की दहशत थी। आजमगढ़ के लोग सहम गए, धमाके से नहीं, किसी भी वक्त ATS और STF के अधमकने से। आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कह दिया गया।
आजमगढ़ को आतंकगढ़ का लक़ब दे दिया गया। एटीएस और एसटीएफ का खौफ ऐसा कि शाम 5 बजे दुकानें बंद हो जाती, अंधेरा होने से पहले दरवाजों के किवाड़ चढ़ा दिए जाते, क्योंकि गिरफ्तारियां ऐसे हो रही थीं जैसे जाल डालकर मछलियां पकड़ी जाएं। जाल में आने वाली हर मछली को कहीं ना कहीं से दहशतगर्द साबित कर दिया जाता। ऐसे खौफो हिरास के माहौल में आजमगढ़ की ही कोख से मदरसे की चहारदीवारियों से कुछ धर्मगुरु बाहर निकले। आजमगढ़ से दिल्ली तक की सड़कों पर इनकलाब बर्पा कर दिया। लोगों की हौसला अफजाई की, लोगों को समझाया कि तुम्हें अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़नी होगी और तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। पूरे आजमगढ़ से एक साथ उठी आवाज गिरफ्तार मुलजिमीन को तो नहीं छुड़ा सकी, लेकिन मजीद गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी। अभी तक इस इनकाउंटर की जांच तो नहीं करा सके, लेकिन अब भी पूरे हौसले के साथ अपनी मांग पर कदम जमाए हुए हैं। नाजरीन, आज उसी संगठन के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद कलीम जामई साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। दर्शकों को आप ये बताएं कि सन 2008 में ये जो संगठन है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, ये कैसे वजूद में आया? 19 सितंबर 2008 में बटला हाउस में जब हमारे 2 होनहार नौजवानों का इनकाउंटर किया गया दिल्ली पुलिस के ज़रिए, और कुछ चंद नौजवानों को गिरफ्तारी के लिए एटीएस एसटीएफ की टीमें जगह जगह दबिश करने लगी, यहाँ तक कि आजमगढ़ का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। आजमगढ़ के लोगों में काफ़ी गुस्सा था इस चीज़ को लेकर के, इस इनकाउंटर के ख़िलाफ़। साथ ही एक दहशत का माहौल हो गया, कहाँ तक इसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, कोई किसी को भरोसा नहीं था। हर आदमी खौफ दहशत की हालत में जी रहा था। ऐसे हालात में जब सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, हमारे लीडरान, जो यहाँ के सरबराह नुमाइंदे लोग थे, सारे लोगों ने इस मसले से अपना हाथ खींच लिया। लोग खामोश हो गए, लोगों की ज़बानें गुंग हो गई, लोग जो है अपने फ़ोन उठाना बंद कर दिए, फ़ोन के स्विच ऑफ कर दिए। तो ऐसे हालात में लोगों के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था, कोई उनके लिए सहारा देने वाला नहीं था। ऐसे हालात में हमारे उलमाए किराम सर जोड़ करके बैठे और जामिअतुर रशाद में मौलाना आमिर रशादी साहब के सरबराही में उलमाए किराम की एक मीटिंग हुई। 4 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई जामिअतुर रशाद मदरसे के अंदर, और ज़िले के हालात को लेकर के एक चर्चा हुई कि ऐसे हालात से अब कैसे निपटा जाए, जबकि हमारा पूरा हमारे नौजवानों का करियर तबाह होने को है। हमारे नौजवानों को बाहर जो तालीम हासिल करने के लिए, नौकरी रोज़गार के लिए बाहर गए हुए, तो उनको कम किराए पर रहने वाले जो किराएदार थे, उन्होंने कमरों से अपने निकालना शुरू कर दिया। ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल हो गया। फ़्लाइट पर हमारे लोग जो आने जाने वाले बाहर मुल्कों में रहते थे, उनकी चेकिंग ज़बरदस्त शुरू हो गई। लोगों में इतना दहशत थी कि कब कहाँ किसको कब कैसे उठा लिया जाए। रात अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते थे। शाम ढलते ही लोग अपने घरों को लौट जाया करते थे। इस तरह का दहशत का माहौल था कि लोग उससे लड़ पाना, उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। ऐसे हालात में जब मौलाना आमिर रशादी साहब ने अपने उलमाए किराम के साथ मीटिंग किया, तो फिर उसके बाद पूरे ज़िले के अंदर घूम करके पुलिस और एटीएस और एसटीएफ की तंजीम की एजेंसियों को ललकारने के लिए और मुकाबला करने के लिए, लोगों के अंदर हौसला पैदा करने के लिए उन्होंने कोशिश की और जलसे करने शुरू किए। जगह जगह जलसा करना शुरू किया, और उन्होंने जहां खबर मिलती थी कि आज एटीएस के लोग फला जगह, फला गांव में, फला महल्ले में घूम रहे हैं, वहां फौरी तौर पर उनका वो फ़ौरन उधर का सफ़र करते थे, कूच करते थे और अपने तमाम लोगों को साथ लेकर के उन लोगों का मुकाबला करते थे, उन बचाते थे, रोकते थे। जबकि बच्चा जो है पूरी तरह उनके साथ खड़ा हो गया, और पूरा ज़िला ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में मौलाना आमिर रशादी साहब के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हर पार्टी, यहाँ पार्टियों का वजूद ख़त्म हो गया था। सिर्फ उलमा काउंसिल के ज़ेर सरपरस्ती सारा ज़िला जो है इस ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। और आपने देखा कि 2009 में जब इलेक्शन आया लोकसभा का, तो यहाँ पर किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि मुस्लिम आबादी में प्रचार के लिए घुस सके, और मुसलमानों ने ये फैसला किया कि अब हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, इसलिए कि जब हमारे ऊपर वक्त पड़ा, जब हमारे नौजवानों का इनकाउंटर हुआ, हमारे नौजवानों पर बेजा फर्जी मुकदमे गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ऐसे हालात में जब हमारे लिए कोई खड़ा नहीं, तो हम क्यों अपने वोट का बेजा इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों को नुमाइंदा क्यों बनाएं? तो उस हालत में मजबूरन उलमा काउंसिल ने
अपने उम्मीदवार लोकसभा में उतारे, और आपने देखा कि बड़ी मिकदार में उनको यहाँ के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारी माँओं बहनों ने भरपूर वोटिंग किया और एक बड़ा मैंडेट दिया उलमा काउंसिल को। हम चुनाव जीत तो नहीं सके, लेकिन एक संदेश, एक मैसेज यहाँ के लोगों में आया कि हम अगर यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होगा तो हम उसका मुकाबला अपने वोट की ताकत से करेंगे। तब से आज तक उलमा काउंसिल इस काम के लिए संघर्ष कर रही है। कलीम जामई साहब, आपने कहा कि मजबूरी में हमको चुनाव लड़ना पड़ा, यानी जब ये संगठन बना था तो उस वक्त चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, यानी एक समाजी पार्टी बनाने की या संगठन बनाने की कोशिश थी, सियासी पार्टी बनाने की कोशिश नहीं रही होगी जो 4 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उलमा काउंसिल का मकसद, वजूद का मकसद किसी तरह से सियासी नहीं था। हालात ने सियासी बना दिया। जब सियासी पार्टियों ने देखा कि देखा गया कि वो हमारे मसाइल को लेकर के नहायत ही गैर संजीदा और हमको बिल्कुल एकदम बेसहारा छोड़ रहे हैं, तो ऐसे हालात में हमारे यहीं आजमगढ़ के नौजवान लोग, बुज़ुर्ग नौजवान, सारे लोगों ने ये फैसला किया कि अब हमें सियासत में उतरना चाहिए और अपना मुकाबला सड़क से लेकर संसद तक करना चाहिए। उस वक्त उलमा काउंसिल ने तमाम लोगों के मशवरे से ये तय किया कि हम अब सियासी मैदान में उतरेंगे और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, चाहे हमें सड़क पर लड़ना हो, चाहे सदन में लड़ना हो, जहाँ भी हमें अपनी लड़ाई लड़ना हो, हम पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ हम आवाम के दरमियान, आवाम की, हम अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, तो कलीम जामई साहब, जो ये आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक इनकलाब के नारों के साथ उलमा काउंसिल आगे बढ़ी, तो इससे क्या इस केस का कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ इसका फ़ायदा हुआ कि केस की जांच आगे बढ़ी? जी देखिए, जमहूरियत में आवाम का ये हक होता है कि जब कहीं जुल्म नाइंसाफ़ी हो तो उस पर भरपूर एहतजाज दर्ज कराने का हमारा आइन, हमारा संविधान, दस्तूर हमें ये हक देता है। हमने अपने उस हक को इस्तेमाल करने के लिए, जब लगा कि हमारे नौजवानों के साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, तो हम सड़क पर निकले। और सड़क पर निकले तो हमने यहीं तक नहीं, हमने हिंदुस्तान की तारीख़ में वो एहतजाज तारीख़ बना दिया, तारीख़ रकम किया कि हम जो है इस तरह के एहतजाज जो हमने बटला हाउस इनकाउंटर पर किया था, और वो एहतजाज आज तक जिस भी पैमाने पर है वो जारी व सारी है। 19 जनवरी 2009 को उलमा काउंसिल की पहली ट्रेन दिल्ली यहाँ के लोगों को, हमारे नौजवानों को लेकर के उलमा एक्सप्रेस के नाम से गई थी। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा था और हमने उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम को हमने अपना मेमोरेंडम सौंपा था। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जालिम सरकारें, चूँकि हम तो फैसला की बात नहीं करते, हम तो अदालत में हैं ही। हमने लोकतंत्र में अपने जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंक्वायरी की बात मांग किया था, मुतालबा किया था, जांच का मुतालबा किया था कि हम चूँकि मुतमईन नहीं हैं और ये हमारा जमहूरी हक है कि अगर हमारे साथ कोई जुल्म नाइंसाफ़ी होती है तो उसकी इंक्वायरी कराई जाए। और हिंदुस्तान में न जाने कितनी इंक्वायरियाँ हुई। उस वक्त बिहार में एक नौजवान का फर्जी इनकाउंटर हुआ था। उस वक्त जो है बिहार की सरकार, मुखालिफ जो हिज़्ब मुखालिफ के लीडर थे, यहाँ तक कि रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, इस तमाम लोगों ने एक फ़्लाइट में जाकर के गृह मंत्री से एहतजाज दर्ज कराया था और उस पर जांच कराई। उसी तरह हम चाह रहे थे कि हमारे भी नौजवानों का जो इनकाउंटर हुआ है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उस पर इंक्वायरी हो, जाँच हो, दूध का दूध, पानी का पानी साफ़ हो, हमें इत्मीनान हो। लेकिन हमें तो ये यकीन है, आज भी यकीन है कि आजमगढ़ की सरजमीन, आजमगढ़ का कोई बच्चा दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं है। और हम आज भी इस मुतालबे को लेकर के हिंदुस्तान की सरकार के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं, हमको कहा जाता है, बनाया जाता है, इसलिए ये ठप्पा हमारे सर से, हमारे चेहरे से साफ़ किया जाए और आजमगढ़ को ऐसा बदनाम न किया जाए। ये लड़ाई उलमा काउंसिल तब से आज तक लड़ती आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी लड़ती रहेगी। कलीम जामई से एक आखिरी सवाल ये कि जो इनकाउंटर हुआ, आपके मुताबिक, आपकी पार्टी के मुताबिक फेक इनकाउंटर था, तो आप ये बताएं कि इस पर टारगेट क्या था? आजमगढ़ शहर टारगेट किया गया था या मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया गया था, या अपना दामन बचाने के लिए, जैसा कि बम ब्लास्ट हो रहे थे, सही सुराग नहीं मिल पा रहा था, अपना दामन झाड़ने के लिए गलत लोगों का, छात्रों का इनकाउंटर कर दिया गया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये पूरी तरह एक साजिश का नतीजा है। आजमगढ़ की सरजमीन, आजमगढ़ का एक बच्चा वतन परस्त है और मुल्क पर मर मिटने की ख्वाहिश रखता है। इसलिए दहशतगर्दी का टाइटल, दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम हमारे ज़िले पे, हमारे नौजवानों पर लगाया गया, बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ की सरजमीन में इस तरह के लोग न पैदा हुए हैं, न इस तरह के लोगों को पैदा होने की कोई गुंजाइश जगह है। हाँ,
आजमगढ़ मशहूर है। आजमगढ़ का एक खित्ता आजमगढ़ इसलिए ज़्यादा मशहूर है कि इसके तालीम याफ्ता लोग, इसके यहाँ के नौजवान, आप अपने मुल्क में देख लीजिए, आप किसी गोशे में चले जाइए, आजमगढ़ के लोग मिलेंगे, तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे। आजमगढ़ का नौजवान दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अदर कॉलेजेस में काफ़ी तादाद में वहाँ तालीम हासिल कर रहा है। उसको लेकर के ये गवर्नमेंट के, सरकार के और हमारे जो मुखालिफ तंजीमें हैं उनको खटकता था कि आजमगढ़ को टारगेट किया जाए, क्योंकि यहाँ का मुसलमान काफ़ी बेदार किस्म का है और अपने मसाइल को लेकर के काफ़ी संघर्ष करता है, लड़ता है। इसलिए ये पूरी तरह साजिश करके हमारे नौजवानों को मोरल डाउन करने के लिए, उनको तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में, माशी मैदान में जो आगे बढ़ रहे थे, इस रफ्तार को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से ये साजिश के तहत हमारे लोगों का इनकाउंटर किया गया। इसकी हम मुखालिफत करते हैं और लगातार इंशाल्लाह मुखालिफत करते रहेंगे। उलमा काउंसिल का वजूद और मकसद ही यही है। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम जामाई साहब बातचीत करने। एक अहम बात जो जानने की है वो ये कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम मुखालिफ समझी जाने वाली BJP की नहीं, बल्कि केंद्र और दिल्ली में कांग्रेस, तो यूपी में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। दिल्ली की वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हुकूमत बनने से पहले वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम जांच कराएंगे, लेकिन उन्होंने जांच का हुक्म अभी तक नहीं दिया। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन आजमगढ़ के दामन पर लगा बदनुमा दाग नहीं धुला जा सका। मार्च सन 2021 दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने इनकाउंटर को सही ठहराया और केस को रियर ऑफ द रियर केस बताया। कोर्ट ने इंस्पेक्टर शर्मा के कत्ल और दिल्ली धमाके के जुर्म में आरिज को फांसी की सजा सुनाई।